हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को ट्रांसलेशन के तहत यानी अनुवाद करने के तहत आज हम आप लोगों को यूज ऑफ देयर का प्रयोग बनाएंगे। देयर का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी कहानी बनानी हो, कोई भी किसी के बारे में लिखना हो तो वहाँ पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। देयर एक इंट्रोडक्टरी यानी केवल एक मतलब परिचय देने के लिए, यानी इंट्रोडक्टरी माने परिचय देने वाला सब्जेक्ट, उसके रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग उस समय करते हैं जब किसी बात का होना, किसी वस्तु का होना, किसी व्यक्ति का होना किसी स्थान पर दिखाया जाए। किसी व्यक्ति का होना किसी जगह, किसी वस्तु का होना किसी जगह, या किसी बात का होना या ना होना, दोनों चीज़ें हैं। अगर बात का ना होना, जैसे कमरे में कोई नहीं है, तो ऐसे वाक्यों में हम इस देयर का प्रयोग करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। यानी ये बिल्कुल इस यहाँ पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा और ना ही इसके अनुसार हम किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और ना ही इसके अनुसार किसी क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब हम इसका जब प्रयोग करना शुरू करेंगे तो पहले एक चीज़ समझ लीजिए कैसे, मतलब कहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की उपस्थिति किसी स्थान पर, किसी जगह पर दिखाई जाए और उन वाक्यों में कोई ऐसा कोई शब्द ना हो जो कि कर्ता का कार्य कर सके, यानी सब्जेक्ट का कार्य कर सके। यानी वहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि सब्जेक्ट का स्थान जो है, सब्जेक्ट का स्थान लेने वाला कोई शब्द ना हो, यानी कोई सब्जेक्ट ना हो जो कि वहाँ पर प्रयोग किया जा सके उसके स्थान पर, तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं देयर का प्रयोग। देयर का प्रयोग ठीक उसी तरह से करते हैं जैसे किसी चीज़ को एक सिस्टम के तहत यानी व्यवस्था के तहत, यहाँ पर जो देयर का प्रयोग हो रहा है एक व्यवस्था के तहत हो रहा है ताकि वाक्य व्यवस्थित हो जाए। अब जैसे इसको हम आइए बताते हैं कैसे इसका प्रयोग करेंगे। देयर, इसके बाद हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब बताते हैं। इसके बाद हेड वर्ड या मेन वर्ड से हो जाते हैं मेन वर्ड। इसके बाद इस स्थान के लिए मतलब मान लीजिए किसी स्थान पर दिखाइए तो वहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे और स्थान यानी प्लेस। अब यहाँ पर हमें किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया है या किसी वस्तु के बारे में बताया गया है कि वो कहाँ पर है या कहाँ पर उसकी स्थिति दिखाई जा रही है, तो ऐसे वाक्यों में हम सबसे पहले देयर का प्रयोग करेंगे। देयर के साथ यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब्स आ रही है वो हेल्पिंग वर्ब हम लिख रहे हैं आपके सामने, इज, आर, वाज, वर या विल बी। अब देखिए ये आपकी प्रेजेंट टेंस की हो गई, ये आपके दोनों पास्ट की हो गई और ये फ्यूचर की हो गई, यानी तीनों टेंस की हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अगर प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो वहां पर हम इज, आर का प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट टेंस की है वहां पर वाज, वर का प्रयोग करेंगे, वाज या वर का, या फ्यूचर है तो विल बी का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से ये हेल्पिंग वर्ब्स आपकी हो गई। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार प्रयोग की जाएगी। यहाँ पर हमने पहले बता दिया कि देयर का कोई अर्थ नहीं है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स में होंगी इसके अनुसार नहीं होंगी बल्कि किसके अनुसार होंगी, हेड वर्ड के अनुसार, जो मुख्य शब्द जिसकी उपस्थिति दिखाई जा रही है इसके अनुसार हम सहायक क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। अब एक बार देखिए पहले, जैसे वाक्य है मेरी कक्षा में 80 छात्र हैं, मेरी कक्षा में 80 छात्र हैं। तो अब यहाँ पर ये जो 80 छात्र हैं इनकी उपस्थिति कहाँ दिखाई जा रही है, मेरी कक्षा में। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देयर आर 80 स्टूडेंट्स। अब देखिए देयर लग गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, 80 स्टूडेंट्स हैं बहुवचन हो गया, आर लग गई, प्रेजेंट टेंस का वाक्य आर लग गई। अब कहाँ पर है, इन मेरी कक्षा में, क्लास, इन माई क्लास। तो देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। इसी प्रकार से
जैसे एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब यहाँ पर 365 दिन की उपस्थिति कहाँ दिखाई जा रही है? एक वर्ष में, तो इसको किससे बनाएंगे? देयर आर 365 days in 1 year, in 1 year। बन गया हमारा। तो देयर के प्रयोग के साथ हम बहुत सारे वाक्य आसानी से बना सकते हैं। तो देयर आर 365 days in 1 year। इसी प्रकार से जैसे आ जाए मेरे चाचा के घर में एक सांप था। अब जैसे ये वाक्य हो गया, मेरे चाचा के घर में एक सांप था, पास्ट टेंस का वाक्य है। तो देयर, हम यहाँ पर देखिए सांप की स्थिति कहाँ में? चाचा के घर में। तो देयर वाज ए स्नेक, देयर वाज ए स्नेक इन माय uncle's house, in my uncle's house, इस तरह से। तो अब हमारा पास्ट टेंस का वाक्य था, इसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम वाज का प्रयोग कर रहे हैं। हमको ये देखना है कि इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम इसके अनुसार नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ ही कुछ नहीं है, केवल इसका प्रयोग हम वाक्य को व्यवस्थित करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्नेक का प्रयोग कर्ता के रूप में नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर हम देयर का प्रयोग कर रहे हैं केवल वाक्य को व्यवस्थित करने के लिए। इसी प्रकार से कुछ और वाक्य हैं, जैसे एक राजा था, जैसे एक राजा था। कहानियां अक्सर सुनाई जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, वहां पर इस्तेमाल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हम अगर वाक्य ये बना लें ये किंग वाज, तो हमारा व्याकरण की दृष्टि से, ग्रामर की दृष्टि से ये गलत हो जाएगा, एक किंग वाज वाक्य नहीं होता है। तो वहां पर भी हम क्या करेंगे? देयर का प्रयोग करेंगे, देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग। इसी प्रकार से और भी वाक्य हैं, एक समय की बात है, एक समय की बात है, एक निर्दयी राजा था। एक समय की बात है, एक निर्दयी राजा था। अब यहाँ पर एक समय की बात है, पहले आ जाएगा once upon a time, once upon a time, टाइमिंग के लिए हम लगा दिया there was a cruel king। ये बात हमारा बन गया, there was a cruel king। ये टाइमिंग की वजह से देर बीच में आ गया, यानी टाइम अगर हटा दें तो हमारा वाक्य वही बनेगा, देयर वाज ए क्रूअल किंग। तो इस प्रकार से जहां पर एक निश्चित कर्ता ना हो या कोई ऐसा वर्ड ना हो जिसके लिए हम जिसको हम कर्ता के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, तो वहां पर हम देयर का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। इसी तरह से मान लीजिए कोई किसी वाक्य में वर्ब आ जाए, यानी वहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो, जैसे एक गांव में एक लालची बुढ़िया रहती थी। एक गांव में एक लालची बुढ़िया रहती थी। तो इस तरह से जहां पर यही कहानी से रिलेटेड वाक्य है, तो किसी स्टोरी में आ जाता है कभी कभी। एक गांव में एक किसान रहता था, एक गांव में जादूगर रहता था, एक गांव में ऐसे मतलब रहता था, कहानियां टाइप होती है, वहां पर हम इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह के जब वाक्य मिले तो इनका प्रयोग हम देयर से स्टार्ट करेंगे। अब पहले तो देयर किया जाएगा, अब यहाँ पर वर्ब लगी हुई है, तो अब हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग न करके सीधे वर्ब लगा देंगे, यानी वर्ब का सेकंड पार्ट। तो देयर लिव्ड, और एक लालची बुढ़िया, ए ग्रीडी ओल्ड वुमेन। अब कहाँ रहती थी? इन अ विलेज। ये बन गया वाला, देयर लिव्ड ए ग्रीडी ओल्ड वुमेन इन अ विलेज। इसी तरह से
मथुरा में कंस नाम का एक राजा राज्य करता था। ये भी हमारा उसी तरह वाक्य है। तो देयर, और राज्य करना क्या होता है? रूल्ड, ए किंग। नाम का नेम्ड कंस, और रूल के बाद ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ओवर मथुरा। इस तरह से हमारा अगर वाक्य में वर्ब दी गई है तो उस वाक्य वर्ब के हिसाब से बना लेंगे, वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद अगर मान लीजिए वाक्य निगेटिव आ जाए, अगर वाक्य निगेटिव है तो जैसे कि नियम है जो हेल्पिंग वर्ब है उसी के बाद नॉट लगा देंगे। अगर किसी वाक्य में एक भी नहीं या बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा कोई भाव निकलना है तो वहां पर नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, नो का प्रयोग करेंगे। यानी नॉट के स्थान पर नो का प्रयोग करेंगे। जैसे जग में पानी नहीं है तो देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वाटर इन द जग, देयर इज नो वाटर इन द जग। इसी प्रकार से कमरे में कोई नहीं है, कमरे में कोई नहीं है तो क्या बनाएंगे? देयर इज नो वन इन द रूम। इस तरह से वाक्य हमारे बनेंगे। तो अगर संख्या लिखी है तो नॉट का प्रयोग भी कर सकते हैं, और अगर बिल्कुल नहीं या नहीं के भी नहीं का भाव है तो वहां पर हम नो का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से जैसे इस कमरे में 10 लड़के नहीं हैं, इस कमरे में 10 लड़के नहीं हैं तो देयर आर नॉट 10 boys, there are not 10 boys in this room, तो इस तरह से हमारा देयर का प्रयोग था। देयर का प्रयोग इस हिसाब से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनका प्रयोग हम आमतौर पर करते रहते हैं, किसी कहानी को बनाने में, किसी बात को कहने के लिए बहुत जगह हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो ये देयर का प्रयोग ट्रांसलेशन के हिसाब से, स्टोरी बनाने के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अच्छी तरह से हमको पढ़ना चाहिए, इसके नियम समझने चाहिए।